यूपीपीसीएस की परीक्षा में बस बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और ये समय है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। जितने भी एमसीक्यूज आपको रिलेटेड मिलें उन पर एक नज़र डालें और जो फैक्ट हैं उसको याद रखने की कोशिश करें। तथ्यों को याद रखिए, जो तथ्य आपको भूलते हैं उनको लिख लीजिए किसी पेपर पर, बार बार पढ़ते रहिए, यही सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। और अब अंतिम दिन चल रहे हैं, लास्ट 10 डेज, तो इसमें हम सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन जितना हो सकता है उतना करिए। ठीक है, तैयारी अभी भी नहीं हुई है तो फिर भी पढ़िए। और एग्ज़ाम ड्रॉप करने के बारे में दिमाग में आए तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, परीक्षा देने जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है, पहले इसी को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 9.2 किलोमीटर, फिर है 10 किलोमीटर, फिर है 11 किलोमीटर, फिर है 7.4 किलोमीटर। तो अटल सुरंग की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। आपको पता है कि 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। और ये जो है 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में नामित है। ये प्रमाणित की गई है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर, यानी कि इसका जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट है। इसको बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, बीआरओ ने बनाया है। और ये हिमालय की पीर पंजा श्रेणी में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। ठीक है। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये बन रहा है कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर बन रहा है, नाथ द्वारा में, तो याद रखना। आइए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था। मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर किसे भेजा गया था, बीपी वाडिया, एनएम जोशी, सीएफ एंड्रयूज या फिर जोसेफ बैप्टिस्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए, बीपी वाडिया को। व्याख्या देख लेते हैं। वीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ, याद रखना, मद्रास मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी, 1918 में हुई थी। और यह भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। इसके बाद 1919 में भारत सरकार द्वारा इनको आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में भेजा गया था। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न भी अक्सर आता है, तो ये प्रश्न भी इसी में कर लेते हैं डिस्कस। भारत में जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई थी 1920 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स-ला-सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करिए। एक्स-ला-सैपल 1748 की संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, करेक्ट है। अंग्रेजों को मद्रास पर पुनः अधिकार मिला, ये भी सही है, यानी कि यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था वर्ष 1746 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ प्रारंभ हुआ था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेंट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। एक्स-ला-सैपल की संधि हुई थी 1748 में और इसी के तहत पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। तो याद रखना, एक्स-ला-सैपल 1748, इसके द्वारा पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी, इसके लेखक कौन है। साइलेंट स्प्रिंग नामक किताब के लेखक कौन है, रेचल कर्सन, यानी कि आपका जो विकल्प सी है करेक्ट है, रेचल कर्सन। और यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों का दस्तावेजीकरण देते हुए प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक से विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। सिक्किम का भारत में विलय हुआ था कब, 1850 में हुआ था, याद रखना 1850 में हुआ। और ये विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन सी, एक आरोप यह लगाया गया कि 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ सिक्किम ने दुर्व्यवहार किया है। इसके बाद 1850 में इसका विलय कर दिया गया। कहाँ पर, भारत साम्राज्य में, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक समाज और मध्यकाल। तो यहाँ पर आपको मैच कराना है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है, उत्तर वैदिक सभ्यता का संबंध किससे है, ऋग वैदिक समाज और मध्यकाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता जो थी यह कृषक सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज चारागाह का उपयोग करता था पशुओं के चारण के लिए, और मध्यकाल में जमींदारी प्रचलित थी। तो ये इसका करेक्ट अब जो है मैच है। निम्नलिखित नेताओं में कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? एम.के. गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि विकल्प डी इसका करेक्ट है। ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हो रहा है। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट आदि ने भी इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। ठीक है, याद रखना इसको। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, याद रखना इसको भी। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ गांधी जी थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? यूपीपीसीएस 2021 में ये सवाल पूछा गया था। 2021 में नहीं, 2020 में पूछा गया था। और तब इसका आंसर जो था वो था 2024, क्योंकि 2024-25 तक का लक्ष्य रखा गया था और इसमें जो उत्तर माना गया था वो 2024 माना गया था। तो फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर जो आंसर है, अगर अब आएगा तो थोड़ा सा चेंज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ गया था, कोविड आ गया था। कोविड की वजह से ये जो 2024 का टारगेट था इसे बढ़ाकर अब 2026 तक कर दिया गया है। तो ये अपडेट है। अगर विकल्प में 2026 रहेगा तो यही आपका आंसर होगा, अगर नहीं रहता है तो 2024 आप लगा देना। केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक और अब 2026 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, और इसे संभव करने के लिए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंथा नागेश्वरन, इन्होंने ये बयान दिया है। कब? ये अभी फरवरी का लेटेस्ट अपडेट है, 1 फरवरी 2022 का, जिसमें कहा गया है कि इंडिया ऑन कोर्स टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई फाइनेंशियल ईयर 2026। तो 2026 का लक्ष्य रखा गया है। अब नया लक्ष्य, पहले ये 2024-25 था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए मानव गरीबी सूचकांक यानी कि HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में दी गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स द्वारा किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न भी पूछा गया था यूपीपीसीएस में कई बार। तो देखो, ये जो पहले HPI इंडेक्स था उसको MPI से रिप्लेस किया गया था 2010 में, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में आई थी पहली बार। और अभी देखो यहाँ पर अगर 2020 के बारे में बात करें, 2020 में कुल 107 देशों पर यह जारी किया गया था वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो 2020 में 107 देश थे, लेकिन 2021 में 2 देश बढ़ गए थे, कुल 109 देशों पर इसे जारी किया गया था। ये जो डेटा है 109 विकासशील देशों का, ये 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक है। और 2010 में ये जो वैश्विक यानी कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया था, इसे 2010 में जारी किया गया था। ऑक्सफोर्ड गरीबी व मानव विकास पहल और UNDP के द्वारा, UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के द्वारा इसे जारी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारत में जातियों और जनजातियों के बीच सामाजिक स्तरीकरण की एक अधिक प्रचलित रेखा है। यह सूचकांक जातियों और जनजातियों तथा उन व्यक्तियों के बीच बहुआयामी गरीबी की घटना
को तीव्रता से प्रस्तुत करता है। एक बात याद रखना यहाँ पर कि भारत में 6 बहुआयामी गरीबी लोगों में से 5 निचली जनजातियाँ या जातियाँ इसमें अनुसूचित जनजाति समूह का 9.4% बहुआयामी गरीबी में रहता है। अनुसूचित जाति समूह का 33.3% बहुआयामी गरीबी में रहता है और ओबीसी का 27.2% बहुआयामी गरीबी में रहता है। भारत में 12% जनसंख्या महिला प्रधान परिवारों में रहती है। 12% जनसंख्या जो है ये महिला प्रधान परिवारों में रहती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 यानी कि MPI 2021 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है। अगर एग्जाम में आया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुल 109 देशों में भारत 66वें स्थान पर रहा, ये याद रखना आप। और ये भी कि 7 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसके अनुसार कितने बिलियन लोग चरम बहुआयामी गरीबी में रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1.3 बिलियन लोग चरम बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। ये सारी डिटेल्स है, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके सुनेंगे तो आपको बहुत ही रुचिकर भी लगेगा, ठीक है। 7 अक्टूबर 2021 को UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 को जारी किया गया। कब जारी किया गया? 7 अक्टूबर 2021 को UNDP और OPHI के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट SDR के साथ 2010 में यह प्रकाशित हुआ था पहली बार, ठीक है, ये भी याद रखना। और 2021 में यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के 109 देशों और 5.9 बिलियन लोगों में चरम गरीबी यानी कि एक्यूट पॉवर्टी की स्थिति का मापन करता है। और अब ये जो 2022 की रिपोर्ट आएगी अक्टूबर में आएगी, तो जब तक अक्टूबर नहीं आता तब तक यही इंडेक्स चर्चा में रहेगा। और वर्तमान में विश्व के 109 देशों में 1.3 बिलियन मतलब 21.7% लोग बहुआयामी चरम गरीबी की स्थिति में हैं। ये भी याद रखना। और रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सभी विकासशील क्षेत्रों में गरीबी के मामले देखे गए हैं, परंतु विशेष रूप से उप सहारा अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया में यह जो स्थिति है वो चरम पर है। भारत में कुल 129 मिलियन अनुसूचित जनजाति लोगों में से 65 मिलियन लोग जो हैं ये बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 6ठा हिस्सा बहुआयामी गरीबी में निवास करता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 किसने जारी किया? अभी हमने जो बात किया है वो इंटरनेशनल बात किया है, अब हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में। भारत का जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया था, यह नीति आयोग ने जारी किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं। तो बिहार हैड द हाईएस्ट शेयर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपुल वाइल केरला द लीस्ट। केरला पहले स्थान पर था, मतलब केरला में जो पॉवर्टी है सबसे कम है, बिहार में सबसे ज़्यादा है। तो बिहार में 51.9% है, उसके बाद राजस्थान आ रहा है यहाँ पर 29.5%। तो मिला जुलाकर जो स्थिति है उसके बारे में अगर हम बात करें तो बिहार राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे ज़्यादा है। इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश आते हैं जहाँ बहुआयामी गरीबी का स्तर पाया जाता है। और केरल राज्य की जनसंख्या में सबसे कम गरीबी दर्ज की गई है। इसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम आते हैं। और बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या भी सबसे अधिक है। बिहार के बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो ये आंकड़े याद रखना। बेसिकली ये बात कि नीति आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया उसमें सबसे कम गरीबी केरल में है, सबसे अधिक बिहार में है। ये जरूर याद रखना, बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं। और अब एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगर आपने पूरा टेस्ट लगाया है तो ये आंसर आपके लिए आसान रहेगा। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे लगता है कि सभी लोग देंगे। तो अगर आपने पूरा सेशन कंप्लीट किया है तो प्लीज़ इसको आंसर भी कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच।